मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है। तो जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन हम गानों के ज़रिए सतीश काका को याद रखेंगे, और जब जब मैडनेस होगा तब तब सतीश काका ऊपर से कहीं हंस रहे होंगे। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर, मुझे सिर्फ 1-2 घंटे नहीं, मुझे यहाँ पर आके कुछ दिन बिताने चाहिए। रिकॉर्ड लाइब्रेरी में हाँ, कुछ दिन। हाँ, मतलब एक तो रिकॉर्ड थे, और आप लोग भी इतने प्यारे हैं कि आप लोगों के साथ भी क्या बात काफी है। गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि आप बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में आ गए थे, तो सबसे पहले आपके बचपन की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल। है ना, ये क्या मामला है कि आप हैं दक्षिण भारतीय जी, और आप इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप महाराष्ट्र में बिल्कुल पूरी तरह से रम गए, इतनी सुंदर मराठी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या मामला है? देखिए, मेरी मम्मी जो है वो कन्नडिगा है। हाँ। वो कर्नाटक की है। मेरे पिताजी जो हैं वो राघवन है, वो कोयम्बतूर के हैं। लो, तो मतलब दो अलग अलग भाषाएं हो गई। एक तमिल है, कन्नड़ा है जी। और दिल की जुबान जो है वो मराठी है। वाह वाह वाह, एक तीसरी तो पूरे एक जो भारत की विविधता है जी, उसका एक वो मेरे घर में समाई हुई है। क्या बात है। और एक सीरियल आता था, गालिब, मिर्जा गालिब, नसीर साहब। हाँ, 86-87 गुलजार साहब का। जी बिल्कुल। तो तब मैं उर्दू सीख रहा था। वाह। और हमारे एक मास्टर जी आते थे, इखलाक खान, जी। तो वो उर्दू पढ़ाते थे, और उस वक्त इनकलाब वो लेकर आते थे, और मुझे अच्छी तरह से, मतलब मैं पढ़ पाता था। अब वो आदत छूट गई है, लेकिन जी हाँ, मतलब ये भी एक ज़ुबान है जिसका फ़ायदा मुझे मेरे एक्टिंग में हुआ। बाकायदा, बिल्कुल। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि एक रीजनल टोन आ जाता है आपके बात करने के लहजे में। हाँ हाँ तो हाँ। वो ये मेरी माता पिता की सोच थी। मतलब मैं वाकई में उन्हें विजनरी कहूँगा कि उन्होंने सोचा कि सुमित, हिंदी मराठी तो तुम बोल ही लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारा तलफ़ुज़ सही आपको करना है, आपको अगर आप क्या बोल रहे हो, वो आपको जो वो नुक्ता है उसका क्या महत्व है, अगर वो आपको जानना है तो आपको उर्दू सीखनी बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो फिर ये मास्टर जी आने लगे, और मैं वाकई में आज जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक बोल लेता हूँ, तो वो मेरे माता पिता की वजह से और हमारे मास्टर जी की वजह से और इस उर्दू ज़बान की वजह से। मैंने सुना है आप बचपन में बच्चों का प्रोग्राम करने आकाशवाणी जाया हाँ, करते बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहते हैं ना कि लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल। थे। हाँ, तो आकाशवाणी से आकाशवाणी आकाशवाणी से आकाशवाणी से आकाशवाणी तक का ये सफ़र, इसीलिए मैंने कहा ना आपसे, जब आपने शुरुआत की इंटरव्यू की, तब मैं थोड़ा सा खो गया था। आपने वो रिकॉर्ड रूम दिखाई और सबसे मुलाकात करवाई, और यहाँ के ये जो दीवारें हैं, ये जो एक खुशबू है, जैसे आप पुरानी किताब खोलते हो हाँ। तो पुरानी किताब में खुशबू होती है, तो वैसे मुझे आकाशवाणी में आकर एक पुरानी किताब, पुराने ग्रंथ खोल रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या बात है, क्या जी, बात है। यहाँ पे मुझे मेरी सारी जो पुरानी यादें हैं वो मुझे मिल रही हैं यहाँ पर। बहुत ही सही है। तो मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ बचपन था, और जहाँ शरारतें थीं, स्कूल था, आकाशवाणी में जाना था, जी। और कैसे वो राहें एक्टिंग की तरफ मुड़ी। देखिए, मेरा जन्म तो मुंबई का है। जी। शिवाजी पार्क में एक हॉस्पिटल था, अभी भी है, ठाकुर हॉस्पिटल, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई, मैं वहाँ पे पैदा हुआ। और फिर कुर्ला में मैं रहता था, तो चेंबूर कर्नाटक हाई स्कूल में जाता था, फिर वहाँ से रूपारेल कॉलेज जाना हुआ। और जब मैं स्कूल जा रहा था, तब कहीं ऐसा लगा कि हाँ, ये, मतलब माता पिता को इतनी सोच तो मुझे थी नहीं तब, तो लगा कि ये शायद थोड़ा फ्लेयर है एक्टिंग की तरफ, थोड़ा झुकाव है फाइन आर्ट्स की तरफ, एक्टिंग नहीं। तो उस वक्त तो फिर डांस क्लासेस में एनरोल किया। वाह वाह। भरतनाट्यम सीखा मैंने 5 साल। गजब। जी। वेस्टर्न सीखा, मतलब चा चा चा, जाइव, रंबा संबा। और फिर एक नाट्य शिविर में जो है मेरा दाखला
कराया। गर्मियों में? जी, गर्मियों की छुट्टियों में। और वहाँ से फिर ये एक्टिंग की रुचि शुरू हुई। और हमारे नेहरू नगर में माधव कुलकर्णी रहते थे, जो आकाशवाणी के लिए काम करते थे। अच्छा जी। तो एक बार उन्होंने बोला, तब मैं लोकल नाटकों में काम करता था। जी जी ओके, जी। जो गणपति उत्सव में होते थे या कोई एनुअल फंक्शन रहा तो हमारे और वो मराठी में होते थे? मराठी में होते थे, बिल्कुल। क्या बात है। सारे दोस्त मराठी, तो इसलिए मराठी बोल पाता हूँ मैं अच्छी तरह से। फिर मराठी नाटक की तरफ रुझान हुआ, और फिर वो एक अलग किस्सा है। और फिर माधव जी के घर गया और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ सुमित, हे वाचून दाखव। एक उन्होंने कोई एक बच्चों की कोई किताब थी, वो दी, तो वो मैंने पढ़ी। अच्छा, एक काम कर, तू पुढच्या रविवारी चर्चगेट लाइए। ओ तो वहां से फिर कुर्ला से मैं चर्चगेट, और फिर वहां पे एक नभो नाट्य रेडियो प्ले का सिलसिला शुरू हुआ। वाह वाह वाह, क्या उम्र रही होगी तब? 12-13 साल। क्या बात है। जी। तो वो आपके लिए तब भी वो एक अजायब घर हाँ बिल्कुल, वाला बिल्कुल एहसास कि ये कैसे करते हैं ये। तब वो माइक का अंदाजा हुआ, आपको कैसे बोलना है। अब तो फिल्टर्स आ गए हैं, वरना वो ब्लो संभालना पड़ता था। क्रॉस, प फ भ, ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है, वो आपको क्रॉस बोलने पड़ते। ये तब उसकी जानकारी जो बाद में मैं जब प्रोफेशनल लेवल पर डबिंग्स करने लग गया। हाँ, उसकी भी हम आगे बात हाँ, जब पैसों की किल्लत थी तब डबिंग वाला काम का सहारा दिया था। तब तो मेरा यही मानना है कि कोई भी चीज जाया नहीं जाती। जिंदगी में हर एक सीखी हुई चीज किसी दिशा में आपको ले जा रही है। कहीं आपको मिलता है, वो किसी ना किसी मोड़ पर आपको वो चीज मिलती है, और आपका हाथ थाम कर आपको आगे का सफर आप तय करने में आपकी सहायता करती है। बिल्कुल। जब आकाशवाणी के कार्यक्रमों में और नाटकों में आप जाया करते थे, लाइव चीजें होती थी या रिकॉर्डेड होती थी, तो वो प्रदर्शन करना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, वो कैसा एहसास था? मतलब मैं क्या बताऊं आपको। मतलब आकाशवाणी के स्टूडियो में मुझे काफ़ी सारे, मतलब मैं तो बच्चा था तब, इतनी समझ नहीं थी कि पंडित जी मिले, पंडित भीमसेन जोशी जी मिले थे एक बार, और तब नहीं पता था। मेरी मम्मी बड़ी गदगद हो गई थी जी। और मैं सोचता था कि ये तो, मम्मी का पैर छुआ, पैर छू लिया। और आज जब मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के कदम इस वास्तु को लगे हैं, तो उस वास्तु में मैं बैठा हूँ। लेकिन एक्टिंग एक तो है ही, मतलब आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, ये सब फलाना तो ग्लैमर वगैरह, ये एक चीज़ हुई। लेकिन आपको जब लता मंगेशकर नाम की सरस्वती माता मिलती है, बिल्कुल, तब आप अपने आप, मतलब मैं ये बयान नहीं कर सकता। मैं एक प्ले कर रहा था, नाटक कर रहा था, मराठी नाटक, जिसका नाम था रंग उमलत्या मनाचे, जो मोहन वाघ साहब ने जो निर्माता थे, और हमें मास्टर दीनानाथ पुरस्कार मिला था, और दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में हमारा शो था, और पता चला कि पूरा मंगेशकर परिवार कुनबा आने वाला है। और वो थे सामने, पहली सीट, पहले रो में बैठे थे, और इंटरवल हुआ, और हमारे मैनेजर हनुमान शिंदे वो दौड़ते आए मेकअप रूम में, ये चल तू वीआईपी रूम में बोलो ले। तो मैं वीआईपी रूम में गया और मैंने साक्षात देखा वहाँ पे लता जी बैठी है। ओहो। और उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो जो नज़र मेरे पर पड़ी ना, मैं कहता हूँ कि ये आशीष है, बिल्कुल, ये आशीर्वाद है, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो और उन्होंने मुझे वहाँ पर 1000 रुपए का एक तोहफा दिया, एक पाकिट दिया। और हृदयनाथ जी बैठे थे, उन्होंने अपने गले में, उनके गोद में हार थे, तो उन्होंने उसमें से एक हार मुझे पहनाया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो है ना, ये आशीर्वाद है। जैसे मैं फास्टर फेणे जब कर रहा था जी, मैं जब पहली बार मधुरा माउशी के घर गया, मधुरा जसराज के घर पहुंचा, वो हमारी प्रोड्यूसर थी, और मैं देखता हूं दरवाजा खोला, पंडित जसराज जी। मतलब मैं क्या बताऊं यूनुस जी आपको, जब आपको ऐसे जब लोग मिलते हैं, तब आपको वाकई में लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं भगवान, कहीं ना कहीं वो है, बिल्कुल, जो इनके रूप से आपको दर्शन दे रहे हैं। क्या प्यारी बात कही, बहुत सुंदर बात कही है। फास्टर फेणे की तरफ चलेंगे और अभिनय की यात्रा की सीढ़ियां आगे
चलते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ एक गाने की गुंजाइश निकालते हैं जी। और मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने हारमोनियम भी रखा हुआ है, और गाने के बिना सुमित राघवन हो ही नहीं सकते, है ना? तो आज के प्रोग्राम का पहला गाना कौन सा होगा? जिनकी तस्वीर मैं मेरे जेब में लिए घूमता हूँ, जिनके जन्मदिन पर मैं उनके घर जाकर माथा टेकता हूँ, जो मतलब अरबों दिलों पर राज करते, लेकिन मेरे लिए वो फ़कीर है, और वो है मेरे रफ़ी साहब। वाह वाह। मेरे लिए जो कुछ भी मैं अपने आप को मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ना एक्टिंग में कुछ हूँ, ना मैं सिंगिंग तो बहुत दूर की बात है। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे सामने एक साज रखा है, ये बाजा रखा है, लेकिन मैं जितना कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोहम्मद रफ़ी यूनिवर्सिटी, किशोर कुमार यूनिवर्सिटी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सीखते रहो, बस ये सीखते रहो। ये एक एक घराना है जी। जैसे जयपुर अतरौली जैसे घराने, वैसे ये घराने, बिल्कुल। तो इस घराने का मैं मुरीद हूँ, इनका मैं शागिर्द हूँ। बस उन्हीं के गाने से शुरुआत करते हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राह हम। देखिए, गाने के बाद ये बहुत सहज सवाल आता है कि संगीत की जो तालीम है जी, वो कहाँ से किस तरह से हुई होगी? संगीत, जैसा मैंने कहा आपसे कि वो नाट्य शिविर ज्वाइन किया मैंने सुलभा देशपांडे और अरविंद देशपांडे जी का, जहाँ से फास्टर फेणे की शुरुआत हुई, क्योंकि सुलभा मावशी ही फास्टर फेणे डायरेक्ट करने वाली थी। हाँ हाँ। नहीं सॉरी, पहले तो अरविंद देशपांडे करने वाले थे, उनका इंतकाल हो गया, और फिर सारी बागडोर जो है वो सुलभा मावशी ने अपने हाथों में ले ली, और फिर वहाँ से वो शुरू हुआ टेलीविज़न का दौर, और साइमल्टेनियसली मैं जिंगल्स गाता था। अच्छा जी, मतलब कविता जी और विनय मांडके और इन सब दिग्गजों के साथ मैं तब 10-12 साल का था। मैं पद्मा मेनन, वाह वाह, और समीर दाते भी हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम सारे बच्चे थे, और जब भी कोई बच्चों वाला जिंगल होता था तब हम गाते थे। अरे वाह वाह। हाँ, तो फिर वो अलग अलग, अच्छा सरनेम राघवन होने का थोड़ा फायदा था कि फिर चारों जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो काम भी आ जाता उसमें गाने का मौका मिलता था, मतलब मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल। वाह। और चूंकि मराठी आती तो मराठी में भी गा लेता था, हिंदी तो आती है तो हिंदी। तो एक 400-500 रुपए अच्छे खासे मिलते थे उस वक्त। गजब। मतलब रईस होते थे आप? रईस, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तब ऐसे लगा कि मम्मी पापा ने मेरा नाम एक पंडित सुरेंद्र नाथ करके एक बुजुर्ग क्लासिकल सिंगर जो शिवाजी पार्क में जिनका घर था, वहाँ पे मैंने जाना शुरू किया।
वहाँ पे तालीम शुरू हुई। उसके बाद में पंडित वसंतराव कुलकर्णी, अगेन दादर ही इलाके में। उसके बाद में एक स्लाइट टर्न आया जब मुझे पद्मा ने कहा कि तुम सुरेश जी के पास आकर क्यों नहीं सीखते। आजीवासन में? आजीवासन तब था नहीं जी। मे फेयर नाम की बिल्डिंग थी बैंड्रा तालाब के सामने। हाँ। ओके, तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे गया और सुरेश जी बैठे थे, सुरेश जी उनके सारे स्टूडेंट बैठे थे और मैंने पहली बार सुरेश जी को देखा लाइव और वो गा रहे थे। सुरेश जी के गाने तो काफ़ी सारे सुने थे तब तक, और मैं सुरेश जी के सामने गया और सुरेश जी ने कहा ये सुमित पद्मा बता रही थी कि, मैंने कहा सुरेश जी मुझे सीखना है। हाँ आ जाओ, और तो अच्छा कुछ गा के सुनाओ। और तब मैं जस्ट गालिब सुन रहा था और जगजीत साहब ने जो एक जादू बिल्कुल किया था उस सीरियल में, तो फिर मैंने एक गालिब साहब की एक गज़ल पेश की और देख रहे थे मुझे सुरेश जी, तो गाना तो दूर की बात है, तुम्हारी ज़बान बड़ी अच्छी है। अरे वाह वाह वाह। मैंने कहा चलो ये ठीक है। और फिर सुरेश जी के पास शुरू किया मैंने गाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो ज़्यादा दिन, मतलब 1-1.5 साल ही चला, क्योंकि फिर मुझे एक फिल्म मिली। 91 की बात है ये, इश्क खुदा है फिल्म का नाम, जो हीर रांझा पर बनी थी। जी। और उस ज़माने में 3 फिल्में बन रही थी हीर रांझा पर। एक अनिल कपूर श्रीदेवी वाली जो हरमेश मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे थे, एक बॉय मुखर्जी और प्रतिभा सिन्हा, माला सिन्हा जी की बेटी, एक कुछ अलग वो मामला था जी। और तीसरी जो थी, हम जो 2 थे बिल्कुल नए, मैं और सुरभि झवेरी करके एक लड़की। वो दोनों फिल्में आकर रिलीज हुई, जो भी उनके भाग्य में था वो हुआ। हमारी फिल्म आज 35 साल बाद भी डब्बे में बंद है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जी। देखिए, कई बार कुछ चीजें इतनी कीमती होती है कि उन्हें महफूज रखना जरूरी होता है। तो वो नहीं बन पाई, तो वो रिलीज नहीं हुई, बनी फिल्म बनी, लेकिन रिलीज नहीं हुई। आज भी अगर आप YouTube पर जाओगे तो इश्क खुदा है के गाने हैं, और दिलीप सेन समीर सेन ने गजब का म्यूजिक दिया था, सुखविंदर सिंह ने गाना गाया था और आशा ताई ने गाना गाया था, अनवर साहब ने गाना गाया था। अच्छा जी, वाह। तो मतलब अनुराधा जी भी थी, तो मतलब कमाल का म्यूजिक था, लेकिन वो फिल्म नहीं आई। और फिर वहाँ से जो है वो एक होता ना कि खाई, आपको सामने खाई नजर आती है। हाँ। कि अब रास्ता तो है ही नहीं, अब क्या करें, करियर का क्या करें, क्योंकि सब रास्ते बंद हो गए। तो फिर यहाँ से वो डबिंग का आलम शुरू होता है। अच्छा, यहाँ से वो हो गया जी, था। अभी फिर वापस चलते हैं जी। ये जो फास्टर फेणे वाला जो मामला था कि आपने वो एक्टिंग वाला वो शुरू किया, कैंप किया गर्मियों की छुट्टियों में, और फिर फास्टर फेणे शुरू हुआ जी। आज भी आपने देखा होगा कि आपसे जितने लोग विविध भारती के परिसर में मिले, उन्होंने सबने फास्टर फेणे को याद किया, तो आपको भी फास्टर फेणे को याद करना ही होगा। बिल्कुल। फास्टर फेणे एक कमाल, एक क्या कहें उसे, एक प्यारा पर्व था हमारी ज़िंदगी में। एक तो भारा भागवत जिन्होंने फास्टर फेणे लिखा था, जिनका ये बच्चा है, ब्रेन चाइल्ड है, उनसे मिला मैं पहले एपिसोड के शूटिंग के दौरान। हम शूट कर रहे थे, भिड़े बाग करके एक जगह है पुणे में, अब तो वो पुणे रहा नहीं जो पहले था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1986, और ये देखते देखते 40 साल हो गए। बोलिए। तो 1985-86 की ये बात है, और हम बैठे थे और उतने में एक दादाजी की उम्र के एक शख्स आते हैं और वो बैठते हैं और वो देख रहे हैं हमें कुर्सी में, और तो मुझे किसी ने कहा कि अरे भारा भागवत है, बैठते ना। और मैं दौड़ा चला गया, क्योंकि मैंने सुना था, क्योंकि मैंने पढ़ा था फास्टर फेणे। हाँ। और मैं, अरे हाँ माझा फास्टर फेणे, अरे कह के मुझे बगल में बिठाया। तो फिर वो जो 26 एपिसोड्स किए हमने उसके, लेकिन वो मज़ा कुछ और था। दर्शकों का भी बड़ा प्यार था, कितने लोगों का बचपन उससे और जुड़ा आपको हुआ बताऊं यूनुस भाई, मुझे तब है ना दूरदर्शन की रेंज पता नहीं थी।
जैसे रेडियो की रेंज है ना, आप क्या है, आप बहुत ही मतलब जो आज की जनरेशन, आज नहीं मतलब एक 10-12 साल पहले भी एफएम में बहुत लोग मसरूफ हो गए हैं, एफएम सुनने में। लेकिन ये जो है ना, विविध भारती है, आकाशवाणी है, वैसे ही दूरदर्शन भी एक गजब का दौर था। तो तब मुझे पता चला कि मेरे भाई का दोस्त, मेरा बड़ा भाई मुझसे 7 साल बड़ा है, तो उसकी उम्र का दोस्त, वो स्क्वाड्रन लीडर था, वो फाइटर जहाज उड़ाता था, तो वो कश्मीर में कहीं पोस्टेड था। तो वो आया और वो मेरा टाइटल ट्रैक गुनगुना रहा था। वाह वाह। तब मुझे एहसास हुआ कि यार तुम बड़े पॉपुलर हो कश्मीर और जम्मू में। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मतलब मैंने जंग जीत ली है। क्या बात है, क्या बात तो ये है। एक 15-16 साल के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मेरा शो जो है वो वहाँ पे देखा जा रहा है, वो नॉर्थ में भी देखा जा रहा है, साउथ में भी देखा जा रहा है। तब मुझे दूरदर्शन के रीच की, है ना, तब मुझे अनुभव हुआ कि क्या बात है। बहुत सही है, बहुत सही है। और इसके बाद आपने बहुत सारी बाल भूमिकाएं की हैं, जी, उनकी भी बात की जाए। जी, उसके बाद में मैंने थिएटर किया। थिएटर में 2 बहुत अहम प्लेज किए मैंने। एक तो मला भेट हवी हो 1986 में, मराठी प्लेज ही किए मैंने। तब के दिग्गज आशा काळे और मोहन कोठीवान, और मतलब मैंने वो दौर देखा है जो खत्म होने के कगार पे था। अभिजात करके एक नाट्य संस्था थी, अनंत काणे, जो मर्सिडीज में आते थे। मैं ना यूनुस भाई, नाटकों के प्रोड्यूसर का क्या रुतबा था, हाँ, ये मैंने तब जाना। और ये वो गोल्डन पीरियड जो है धीरे धीरे, हाँ, वो डिक्लाइन पे था। हाँ, मतलब जिस प्रोडक्शन हाउस ने, जिस नाट्य निर्माता ने, जिनकी संस्था ने, अभिजात संस्था ने कमाल के प्लेस दिए हैं, शन्ना नवरे जैसे राइटर, नंदकुमार रावते जैसे डायरेक्टर, अनंत काणे जैसे प्रोड्यूसर, वो मैंने उसका अनुभव लिया है। तो ना वो ऐसे अनंत काणे आते थे और लगता था उन्हें देखकर कि ये निर्माता है, क्या बात है, ये प्रोड्यूसर है। उन्हें स्क्रिप्ट की भी नॉलेज थी, उन्हें ऑडियंस की नब्ज भी पता है, उन्हें म्यूज़िक के बारे में जानकारी है, उन्हें कौन से शहर में कौन सा प्ले कैसे चलेगा, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। और तब नेटवर्किंग भी नहीं था ना, आज के जैसे 40 साल पहले कुछ नहीं था। तो ओवर द फोन नाटकों के क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो नाटकों के रिव्यूज़ पढ़ना ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दौर में मैंने काम किया है। तो ये मला भेट हवी, उसके बाद में रंग उमलत्या मनाचे, अगेन वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मराठी थिएटर, मिस्टर मोहन वाघ। बिल्कुल, मैं मिला हूं उनसे जी। ये 2 दिग्गजों के साथ मैंने 90 और 91 में काम किया। एक तो मोहन वाघ और दूसरे हमारे बाबा, वो है प्रभाकर पणशीकर। बिल्कुल। नाट्य संपदा और चंद्रलेखा, इन 2 संस्थाओं के साथ मैंने काम किया। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि महाराष्ट्र में मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, नाट्य संपदा के नाटक को लेकर या रंग उमलत्या मनाचे इस नाटक को लेकर, मुझे उनका इतना प्यार मिला है। मतलब जीपीएस तो आपके पास आज है, हमारे बाबा प्रभाकर पणशीकर को तो सारी गलियां और सारे गांव ऐसे याद है। क्या बात हाँ, है। वो वो इतना घूमे हैं, वो हमेशा कहते थे कि मैं 50,000 मील रंगभूमि पर चला हुआ एक्टर हूँ। बाप रे, 50,000 मील, यानी उसमें 1.6 का मल्टीप्लिकेशन करो तब किलोमीटर आएंगे जी। तो कितने हो गए, 80,000 के आसपास इतने वो सिर्फ रंगभूमि पर चले हैं। हाँ, और पूरे महाराष्ट्र में चले हैं। बाप। तो वो अपना एक बनियन, अपना एक मोटा चश्मा, अपनी चेक्स वाली लुंगी पहनकर अपनी सेकंड सीट पर, उनकी फिक्स होती थी नाट्य संपादक की बस में उनकी सीट, उस पर बैठ के वैसे देखते थे सड़क को। हाँ पुढे डावीकडे गे रे, तिकडे तो भजीवाला आहे, तिकडे थांबव गाड़ी। अरे बाप। उन्हें पता है कि वहाँ पे बटाटा बड़ा अच्छा मिलता है, वहाँ उस गांव में आप जाओगे तो वहाँ पे ताज़ी सब्जी अच्छी मिलती है, ये सब उन्हें पता था। वो हमारे जीपीएस थे उस जमाने के। क्या प्यारी बात है, वाह। और वो कितना हरा भरा जीवन, बिल्कुल, जिसमें नाटकों के लिए घूम रहे हैं आप, बस में जा रहे हैं, और इतना समर्पित जीवन मैंने नहीं देखा है जी। इनके लिए टेलीविजन और फिल्में मायने नहीं रखती थी, इनके रग रग में जो है ना वो नाटक ऐसे उनके खून के साथ बहता था।
और फिर इन्हीं नाटकों में मुझे मेरी सहचारिणी मिली, जो ज्वालामुखी, जो दूसरा नाटक किया मैंने, जिसमें देखिए ये एक टसल था 30 साल मोहन काका और बाबा के बीच में अनबन थी। अच्छा। हाँ, 1961 से लेकर 1991 में दे फाइनली ब्रोक द आइस, और चंद्रलेखा में पहली बार प्रभाकर पंशीकर जी ने काम किया, और उसमें मैं हीरो था और एक लड़की आई थी पुणे से, चिन्मयी सुर्वे, जो आगे चल के मेरी धर्मपत्नी बन गई। क्या बात है, क्या बात है। अब इतनी सारी राहें खुल गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नहीं राहें नहीं राहें। यहाँ एक गाना करते हैं जी, तब तक मैं सोचता हूँ कि अभी आगे कहाँ जाना है। क्या गाएं? अब गाइड से शुरुआत की है तो मतलब ये ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक मुट्ठी की तरह है ये हाँ। फिल्म, कि जब पांचों उंगलियां एक साथ आती है तो वो ताकत बनती है, जब पांचों उंगलियां जब खुलती है तब जादू बिखेरती है। बिल्कुल। तो मतलब देव साहब, बर्मन दादा, रफ़ी साहब, शैलेंद्र साहब और गोल्डी आनंद, गोल्डी आनंद, वो सब मिल के जो ये जादू जब है मिलते हैं तब दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ये अंतरा इतना प्यारा है, दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों है मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए, क्या बात है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये ऐसे गाने जो हमें किसी और दुनिया में ले जाते हैं और एक अलग कैफियत हमारी हो जाती है। गाने से पहले इतनी सारी राहें आपने खोल दी हैं, तो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज पहले करते हैं, फिर वापस नाटक के रास्ते में जाएंगे। चिन्मयी जी से वो पहली मुलाकात और वो एक डेवलपमेंट, ये वाली बात पहले करते हैं। मैंने कहा इंटरेस्टिंग बात। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है कि रंगो उमलत्या मनात से 1990 में आया ये नाटक, जो सुपर डुपर हिट हुआ। मतलब उस जमाने में नाटक के टिकट ब्लैक हुआ करते थे। इस नाटक के 8 बजे बुकिंग चालू हो जाता था, सुबह 8 बजे, 8 to 11। 7:30 बजे से दीनानाथ मंगेशकर से जो लाइन शुरू होती थी वो रामकृष्ण होटल तक जाती थी, और 8:30 पौने 9 बजे तक शो हाउसफुल हो जाता था। ये आलम था उस प्ले का, ये जादू था, ये लोकप्रियता इतनी ज्यादा। जी। तो उसके बाद मोहन काका ने मुझे उनके दूसरे प्रोडक्शन के लिए लिया, जो था ज्वालामुखी, जिसमें प्रभाकर पंशीकर जी थे। ये एक कश्मीर के प्रॉब्लम पर एक नाटक था, जिसमें मैं एक कश्मीरी फैनेटिक का रोल प्ले कर रहा था, माजिद जिस कैरेक्टर का नाम था। और तब एक नई लड़की को मेरे ऑपोजिट कास्ट किया गया।
मैंने सुना कि ये लड़की जो है वो पुणे में एक बहुत नामचीन स्पर्धा होती थी, पुरुषोत्तम करंडक, जो आज भी चलती है, वहाँ की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हुई ये लड़की है। और उनके पिताजी जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं, रविंद्र सीताराम सुर्वे। तो वो दोनों रंगो बोलते मनाचे देखने आए थे और बाद में वो मिलने आई और फिर हमारी बात हुई। और तब मोहन काका ने कहा ही तुझ्या पुढच्या नाटकातली हिरोईन। तो मैंने कहा ओके, हेलो, नमस्ते, मैं बड़ा सीधा और शरीफ बच्चा। और फिर yes, yes, yes. फिर उसकी रिहर्सल शुरू हुई और रिहर्सल शुरू हुई, हम बातें करते थे, कुछ ज़्यादा हमें इतनी प्रॉक्सिमिटी थी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे घर से आती थी, मतलब IAS ऑफिसर की बेटी, माँ जो है वो जो बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड, और जो नामांतर जो मूवमेंट हुआ था उसमें जेल वगैरह में गई थी, और वो तो एक बहुत ही सेवा दल, राष्ट्र सेवा दल वाली विचारधारा की वो लड़की थी। हमेशा हाथ में कोई किताब, कोई कविता संग्रह, मतलब उसे जब भी देखा है मैंने किताब में कुछ ना कुछ पढ़ते हुए देखा है। तो एक बार हमारी बस जा रही थी, ज्वालामुखी के शोज चल रहे थे, तो उसने मुझसे एक बार ये सवाल पूछा कि तो सुमित तुम क्या क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मैंने मणियार पढ़ा है, डॉक्टर रॉय पढ़ा है। तो बोलती ये कौन सी किताब है? तो कहा ये मेरी अकाउंटेंसी की किताब है और इकोनॉमिक्स की किताब है। तो वो बोलती कि अच्छा, मतलब इसका मतलब, मैंने कहा मुझ में उतना पेशेंस है नहीं, मैं एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकता। जबकि वो उसके बिल्कुल विपरीत है। वो किताबें वो चबा जाती है, वो खा जाती है, ग्रहण करती है वो। तो खैर, और जैसा मैंने कहा वो नाटक, उसके शो शुरू हुए और फिर मैं वो इश्क खुदा है फिल्म करने गया। जब मैंने नाटक छोड़ दिया तो एक 2 साल का गैप आ गया बीच में। 1993 में, जैसा मैंने कहा, वो खाई आई थी, जब पता नहीं क्या करना है, फिल्म का तो कुछ हुआ नहीं, लौट के बुद्धू घर को आए वाला हिसाब हुआ। मैं वापस नाटकों में आ गया और पंचीकर साहब ने मुझे नाटक पूछा, फक्त एकच कारण, नाटक का नाम। और मैंने कहा कौन है मेरे ऑपोजिट, कौन है? वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो पीछे चिन्मयी थी। हाँ। मैं नसीब में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, कुछ वेव्स होती हैं, कुछ होता है जिससे ना कुछ राहें जुड़ जाती है, कुछ मिल जाता है आपको। तो देखिए ना, वरना 2 साल के बाद वापस चिन्मयी का ही वहाँ पर आना और हमने वो नाटक करना, और कला अकादमी में हमारा 1993 में पहला शो हुआ, फरवरी, गोवा में। और फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद में हमने और एक नाटक किया, बॉम्बे मेरी जान, जिसमें हम दोनों साथ थे। और फिर हमारा जो है वो प्यार पनपने लगा, और फिर 1996 में हमने शादी कर ली। क्या बात है। तो ये पूरा रंगभूमि का सफर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक नाटक ही है हमारी जिंदगी में, कि कैसे मिले, बीच में बिछड़े, फिर मिले और फिर मिलते रहे। बहुत नाटकीयता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज 29 जून को 29 साल होंगे हमारी शादी को। वाह वाह। हमारे 2 बच्चे हैं, नीरद और दिया। नीरद 28 साल का है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो खुद मतलब वो डीजे भी है और पियानो सिखाता है। और हमारी बेटी जो है वो 25 साल की है, वो सिनेमाटोग्राफर है। वाह वाह जी, वो असिस्ट करती हैं। तो हम दोनों पर्दे पर हैं, हमारे दोनों बच्चे पर्दे के पीछे। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन परंपरा जारी है ना। तो अब एक सवाल जो आसान और मुश्किल दोनों हो सकता है कि चिन्मयी जी के लिए कौन सा गाना गाएंगे? हो चिन्मयी जी के लिए
सुपर गाना, चलो खैर ऐसे ही गा लेता हूँ मैं। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सूनी बैया सजेगी सजना, नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सूनी बैया सजेगी सजना, जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में तारा, चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। क्या बात है, मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन, अभिमान फिल्म का ये गाना, ऋषिदा, बेमिसाल गाना, सुनते हैं ये गाना। वाह वाह। देखिए सुमित जी, अभिमान फिल्म के इस गाने तक आ गए और हमने आपकी नाटकीय प्रेम कहानी भी सुन ली जी, है ना। अभी ये भी हुआ कि फिल्म आई और फिल्म जो है वो बंद हो गई जी, एक पूरी धारा भी चली जी, लेकिन नाटक ने आपको बार बार पुकारा। बिल्कुल। ये जो मराठी रंगमंच की आपकी पूरी यात्रा है जी, इसने आपके जीवन को और क्या क्या दिया है? मैं ये कहूँगा कि नाटकों की वजह से, एक तो जैसे एक बैट्समैन होता है जो जाकर वनडे खेलता है, T20 खेलता है, 5 डे क्रिकेट खेलता है, लेकिन घूम फिर के वो आता है रणजी भी खेलता है, दुलीप ट्रॉफी खेलता है या नेट्स में जाता है। तो मैं नाटकों को उस तरह से देखता हूँ कि मैं भले कितनी भी उड़ान लूँ, कहीं भी जाऊँ, फिल्में करूँ, OTT करूँ, टेलीविज़न करूँ, लेकिन घूम फिर के मुझे बेसिक सीखने की ज़रूरत है। वो जो परत होती है आपके ऊपर, वो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें जो आपको अनलर्न करनी पड़ती है। बिल्कुल। कल ही मैंने जावेद साहब की एक रील सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अनक्लेवराइज करना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत सही बात है। तो उसके लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये एक मेरे पास ये एक है, एक रंगमंच है, एक ऐसी एक चीज़ है मेरे पास जहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और उसका मज़ा ही कुछ और है। तो इसीलिए जब भी कुछ करना होता है, जब भी मैं ऐसे सोचता हूँ कि नहीं क्या करूँ, मैं कुछ अलग करूँ, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं नाटक करूँगा। तो नाटक मुझे क्या कहें उसे, मुझे थोड़ी मेरी सेंसिबिलिटीज़ को भी, मेरी सेंसिटिविटीज़ को थोड़ा शांत भी करता है और थोड़ा शार्प भी करता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है एक कलाकार के लिए कि आपके पास ऐसा कुछ होना बहुत ज़रूरी, और मेरे लिए और चिन्मय के लिए, हम दोनों के लिए। तो इसीलिए अभी 2012 में हमने एक प्ले किया था साथ में, जिसका रेडियो प्ले भी किया था, लेकुरे उदंड झाली। तो एक 13 साल के अंतराल के बाद हम दोबारा दोनों मिलकर एक नाटक कर रहे हैं, जो मार्च में हम ओपन कर रहे हैं। वाह वाह वाह, तो शुभकामनाएं। जी 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 जी। तो मैं कहता हूँ कि जो एक बार नाटक से जुड़ गया, देखिए आप है ना, फैशन के लिए कुछ मत कीजिए। आपको जब तक उसमें आपको रुचि हो, जिसमें आपको पैशन हो, फैशन के लिए नहीं कीजिए, पैशन के लिए, हाँ, पैशन के लिए कीजिए। हाँ, क्या सुंदर बात है, वाह। वरना क्या है कि सब ऊपरी सतह पर रह जाता है। बिल्कुल, आपको उसके अंदर वो गोता लगाना पड़ता है, तब जाके आपको मोती मिलता है। बाकायदा। अपने जीवन के सबसे यादगार नाटक आप किन नाटकों को मानते हैं? जैसे मैंने कहा कि रंगों मिलता मना से बहुत बड़ा नाटक मेरे लिए, ज्वालामुखी, इसीलिए क्योंकि मुझे चिन्मयी वहाँ बिल्कुल मिली। और फिर हैमलेट तो एक क्या कहूँ मैं, एक अध्याय है मेरी ज़िंदगी का। और मैं जिस डायरेक्टर ने रंगों मिलता मना से डायरेक्ट किया था, जब वो उसका पहला नाटक था, उसका नाम है चंद्रकांत कुलकर्णी, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स
वी हैव ऑन मराठी स्टेज। बिल्कुल। मतलब नाटक जिस तरह से चंदू जानता है या देखता है या सुनता है, वो मतलब मैं किसी और को ये नहीं बिलिटल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चंदू गजब है। तो चंदू ने मुझसे, मैं वाड़ा चिरेमुदी देखने गया था और चंदू ने ग्रीन रूम में मुझसे कहा कि अण्णा, वो मुझे अण्णा बोलता है, अण्णा आपल्याला नाटक करायचं आहे। मैंने कहा हो करूया ना, कुठलं? हैमलेट। तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा मुझे नहीं पता हैमलेट के बारे में, मैंने शेक्सपियर नहीं पढ़ा है। जो कुछ हैमलेट के बारे में मुझे पता है वो विशाल भारद्वाज के हैदर ने मुझे सिखाया। अरे गजब। सही है, सही है। तो मैं, उसने कहा कि चिंता मत कर, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये सफर तय करेंगे। वाह वाह। और फिर प्रशांत दळवी और अनिल देशमुख, इन्होंने जो मटेरियल है वो सप्लाई किया और फिर वहाँ से हैमलेट तैयार हुआ। और आज एक एपिक प्ले है। मतलब आज अगर आप ZEE5 पर देखोगे ये नाटक, तो ZEE5 पर इसका डॉक्यूमेंटेशन है। कमाल का प्रोडक्शन बना था, एक ब्रॉडवे वाला फील जो हम वेस्ट एंड में देखते हैं, फैंटम ऑफ द ओपेरा हो या जंगल बुक हो या लायन किंग हो, बिल्कुल उसके लेवल का प्ले चंदू ने यहाँ पर दिया है। और वो जो विजन है उसके लिए चंदू को सलाम। और उसने मुझे हैमलेट के किरदार के लिए चुना, इसलिए मैं उसका ऋणी हूँ। क्या बात है। तो नाटकों की ये पूरी यात्रा जो है अभी भी जारी है, जैसा कि आपने कहा कि मार्च में आप प्ले करने वाले हैं, उस प्ले के बारे में थोड़ा बताइए। ये 4 कैरेक्टर्स वाला प्ले है जी। 2 कपल्स हैं और दोनों रियल लाइफ कपल्स हैं। एक तो मैं और चिन्मयी, और एक कपल है जो यंगर कपल है, वो भी रियल लाइफ कपल ही है। तो ये एक डिवोर्स के ऊपर एक ये प्ले है और ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा मीनिंग है, एक सार है कि प्यार जो है वो हमेशा, वो कायम टिकने वाली चीज़ नहीं है। आपको प्यार होता है, आप की सगाई होती है, आपकी शादी होती है, शादी के 10-12 साल तक प्यार बरकरार रहता है। फिर प्यार जो है वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन कम हो जाता है और उसकी जगह रिस्पेक्ट आ जाता है, उसकी जगह सहनशीलता आ जाती है, उसकी जगह एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शादी जो है वो कोई रिहैब सेंटर नहीं है। राइट, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन जैसे जैसे तुम हो तुम वैसे रहो, जैसे मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। हम कहीं बीच में मिलेंगे और फिर हम अपने अपने जगह जाएंगे। वो है शादी। मैं तुम्हारे एरिया में एनक्रोच नहीं करूँगा, तुम मेरी एरिया में एनक्रोच मत करो। तब जाके वो शादी बरकरार रहती है, शादी टिकी रहती है। उसमें भी फिर भी वो फ्रिक्शन होती रहती है। तो उसको अंडरलाइन करने वाला ये प्ले है। गजब जी, बड़ा संवेदनशील विषय है जी, कि आदर, रिस्पेक्ट जो है, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन वो रिस्पेक्ट कहीं खो गया है। और ये रिस्पेक्ट क्यों खो गया? क्योंकि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती। जब तक मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तब तक तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करोगे। उस लेवल पे ये नाटक जाता है। वाह वाह वाह। एंड वो जो यंग कपल है वो डिवोर्स, वो काउंसिलर्स हैं और हम जो हैं दोनों, वो अब नहीं साथ रहना चाहते, जबकि बीवी साथ नहीं रहना चाहती। पति जो है वो अभी भी बोल रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब वो आईना दिखाती है पति को, तब क्या होता है? वो नाटक है और इस नाटक का नाम है ही दोस्ती तुटाईची नाय। क्या प्यारी बात, वाह वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। उनकी शादी खत्म हो सकती है लेकिन ये दोस्ती नहीं कभी खत्म होगी। वाह वाह वाह, क्या बात। और अंत में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, आप माता पिता बनते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरा बेटा अगर 28 साल का है तो मुझे बाप हुए भी 28 साल ही हुए हैं। तो वो, मैं उसका बाप नहीं हूँ, मेरा दोस्त है। बिल्कुल। तो उसी तरह बीवी के साथ मुझे लगता है कि दोस्ती वाला जो फैक्टर है वो
अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो काफ़ी हद तक मुश्किलें, थोड़ी जो गांठें हैं वो खुल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत सही। यहाँ एक गाने की जगह निकालते हैं जी, फिर आगे की बात करेंगे। क्या गाएं अभी? हाँ, अब तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे, फिर तो भटके राही को मिल जाएंगे रास्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ भी शैलेंद्र आए हैं, बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल, सचिन दा है, बिल्कुल, और ये भी देव साहब है। देव साहब है। तो ये पूरी जो धारा चल रही है बातचीत के बीच में गानों की, ये भी बड़ी सुरीली धारा चल रही है। मतलब इन्होंने इतना कुछ करके रखा है यूनुस जी कि आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रही है लोग। बिल्कुल सही है। ये इसे क्यों गोल्डन इरा कहते हैं जी, ये मैं अब समझ रहा हूं। सब गोल्डन ही काम कर रहे थे। बिल्कुल। फिर चाहे वो लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, गायक हो, सिनेमाटोग्राफर हो, निर्देशक हो, प्रोडक्शन हाउस हो, मतलब आप एक्टर्स हो, बिल्कुल, एक्ट्रेसेस हो, मतलब सब। अच्छा, सिर्फ ये हिंदी नहीं, आप उस वक्त देखिए मराठी में भी देखिए, बाबूजी हैं, श्रीनिवास खड़े साहब हैं, गदी माडगुळकर हैं, बाप रे, शांता शेळके, बाप रे बाप रे बाप रे, क्या काम हो रहा है। सब एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं, और सबके ऊपर हमारी लता दीदी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब बाप रे, ये गजब है। सही गजब है, सही है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि बातों के सिलसिले को थोड़ी सी डबिंग की बातें करते हैं, क्योंकि वो भी मज़ेदार है कि एक समय ऐसा आया जब आप डबिंग की तरफ मुड़ गए, और तब बड़ी बड़ी ऐसी बड़े बड़े टाइटल्स हैं जो आपने डब किए हैं। ये मज़ेदार था। ये क्यों हुआ था अचानक? ये क्यों हुआ था, ये बहुत सही सवाल है। ये मेरे दिमाग में भी नहीं था डबिंग करना, लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे, वो खाई आ गई थी और पैसों की किल्लत थी। और एक होता है ना कि नहीं, मैं घर से नहीं लूँगा पैसे। मुझे पॉकेट मनी मिलता था 100 रुपये महीने के, और मेरे जो नाटकों से जो भी आमदनी आती थी, अच्छा क्या आती थी, 75 रुपये पर शो। मतलब अगर मैं 30 दिन काम करूंगा तो शायद 2,500 रुपये कमाऊंगा, बराबर। वो मैं
ऐसे उठाकर मेरे मम्मी के हाथ में रख देता था। मुझे लगता है कि ये सीख मेरे माता पिता ने मेरे और मेरे बड़े भाई में कहीं ना कहीं पिरो दी थी, ये कि बेटा तुम रहते हो इस घर में, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इस घोंसले को छोड़कर तुम्हें उड़ना है। बिल्कुल। ये कभी उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन्हें देखते आया हूँ जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है। देखिए, हर माँ बाप ने किया है संघर्ष, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक दौर में जब इंटर कास्ट मैरिज मुश्किल होती थी, बिल्कुल, है ना, तब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहकर अपना संसार शुरू करना, अपनी गृहस्थी शुरू करना, कि जो वर्कर जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनके बच्चे भी वहीं सो रहे हैं, पालने में वो जो साड़ी का पालना बनाया है उसी में मेरी मम्मी चूल्हा जलाकर खाना बना रही है अपने पति के लिए। वहाँ से तिनका तिनका जोड़ जाड़ कर उन्होंने हमें बड़ा किया है, हमारे लिए फिर एक घर लिया। तो ये देखता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस में मेरे बात चिपक गई है कि नहीं, तुम्हें भी कुछ करना है। और ये 17-18 साल में ही ये आ गया था कि नहीं, मुझे भी सपोर्ट करना है मेरे माता पिता को। तो वैसे करते हुए ये फिल्म हुई, नाटक के जो पैसा देते मैं देता था। अब सडनली मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा मेरा तो ठीक है, मैं घर पे क्या दूंगा। तब किसी ने मुझे कहा कि यार तू डबिंग क्यों नहीं करता। मैंने कहा ये क्या होता है, आजा। ऐसे करके मेरा एक दोस्त मुझे लेकर गया और मैंने देखा अच्छा ये कार्टून की डबिंग हो रही है, अच्छा ओहो ये ऐसे होती है। तो फिर वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। वहां वो उर्दू सीखी काम आ गई। हाँ, उर्दू का 87 और आकाशवाणी भी काम आ गया। और फिर वहां पे वॉइस मॉड्यूलेशन पता चली। एक्टिंग के तो जीन्स है ही, बिल्कुल। तो वो पता है मुझे कि क्या करना है, अब किस किरदार, उस वो जो आवाज है उसके नजदीक जाने वाली आपको आवाज निकालनी है। तो वो सब करते करते फिर डबिंग शुरू हुई। सडनली पैसे आने लगे हाथ में, अच्छा लगा। फिर वो एक 3-4 साल चला। उसके बलबूते पे मैंने कहा कि चलो शादी करते हैं। अरे गजब। हाँ, तो ये 92-93 से लेकर 96 तक ही डबिंग की मैंने, क्योंकि बाद में ना आवाज पे उसका असर होने लग गया। ओवर यूज ऑफ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं सुमित, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। ये एक स्टेशन है जो 2 बड़े स्टेशन के बीच में लगा है। करेक्ट। वहां पे तुम चाय पीने के लिए उतरे हो, जल्दी ट्रेन में चढ़ो क्योंकि तुम्हें अगले स्टेशन पे जाना है जो बड़ा स्टेशन है। चलो। तो फिर मेरी सवारी वहां से शुरू हुई और फिर एक्टिंग। अब यहाँ से टेलीविजन आ गया, सैटेलाइट चैनल्स आ गए। जी, और वो सब सिलसिला शुरू हुआ। 98 से फिर हम एक शो करते थे जिसमें मैं धर्म जी प्ले किया करता था। अरे बाबा। वो एक स्पूफ होता था जो सचिन पिलगांवकर, तो उसमें मैं धर्म जी परफॉर्म करता था। कैसे? कसम यूनुस, तुम्हारे साथ बैठकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आज इस आकाशवाणी में आकर मेरी जो वाणी आकाश तक पहुंच रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस तरह क्या बात है भाई। तो ये तब मुझे पता चला कि अच्छा ये मैं आवाजें भी कुछ निकाल पा रहा हूं। तब रेडियो के लिए फिर कैस्ट्रॉल करके एक शो आता था। जो हम लोग रेडियो वाणी में जिसकी रिकॉर्डिंग करते थे, सुदेश चड्ढा। हाँ, चड्ढा साहब के यहाँ। तो वो ट्रक ड्राइवर और हमारे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भाइयों के लिए कैस्ट्रॉल GTX लेकर आया है। तो ऐसा वो आप थे? वो मैं था। क्या बात है, वो बहुत पॉपुलर सीरीज थी। हाँ। तो फिर उसमें अलग अलग किरदार मैं प्ले करता था। संजीव कुमार और फिर अजीत साहब और प्राण साहब। तो ये प्राण साहब कैसे करते थे? बरखुरदार, फिर ना कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। अरे बाप रे। ये तो एक नई धारा है। यूनुस, मैं जब यहाँ पर आ रहा था तब काफी ट्रैफिक लगा मुझे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा दिल जो है वो बाग बाग हो गया। सॉरी आपको आपके नाम से बुलाने के लिए। ये तो कमाल है, गजब। वाह वाह वाह। तो ये कुछ चीजें मुझे
ऐसे मिल गई मेरे गले से कि अच्छा, तो इनका सहारा, इन सारे एक्टरों का सहारा लेकर मैंने अपना किचन थोड़ा बहुत चलाया है। वाह। और लेकिन फिर जैसा मैंने कहा आपसे कि वो फिर बंद कर दिया, और एक्टिंग में सैटेलाइट चैनल आ गया, फिर हद कर दी एक शो आया, दारा जी और रीटा भादुरी जी थी, उसमें ड्राइवर का किरदार करता था। फिर 98, 99, 2000, 2003-4 में एक बड़ा ब्रेक आया जो है सारा भाई वर्सेस सारा भाई। बिल्कुल, लेकिन मुझे याद है कि एक बार मैंने आपको रिश्ते में देखा था। जी, एक एपिसोड किया था रिश्ते का, है ना? एक एपिसोड बड़ा शानदार था। जी 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 जी, रिश्ते, वो एक एपिसोड एक था वो। बिल्कुल, कहानियां, सोलो कहानियां, एक तो एपिसोड वो मजा आया था करने में। बिल्कुल। तो जब इस 40 साल, जैसा मैंने कहा आपसे कि 40 साल का जो ये करियर है, उसमें मैं अपने को देखता हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि कंटेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसी का है। मुझे लगता है कि आप किस तरह से आपकी राह चुनते हो, क्या राह चुनते हो और कैसे चलते हो उस राह पर, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सारा भाई की बहुत सारी बातें हमको करनी है, क्योंकि सारा भाई तो आपकी पहचान के साथ एकदम चिपक गया है। तो वो कैसे आया, उसका क्या ऑफर था, और वो सारी बातें बहुत सारे विस्तार से हम जानना चाहते हैं। मुझे खिचड़ी के लिए बुलाया। अच्छा, ओके। आतिश और जेडी ने, जो राइटर आतिश कपाड़िया और जेडी मजीठिया, उन्होंने मुझे खिचड़ी के लिए बुलाया। तो वो पता नहीं, वो नहीं वर्क हो पाया। लेकिन आतिश ने कहा कि सुमित, हम एक और एक शो कर रहे हैं। तब उसका नाम और था, ओके, मुझे याद नहीं आ रहा, अब कोई सरनेम ही था। तो उसके लिए तुम्हें कास्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर पता चला ये सारा भाई वर्सेस सारा भाई है। तो मैं गया, मुझे पता चला कि सतीश जी हैं, रत्ना जी हैं, एक नया लड़का है राजेश कुमार, और रूपाली गांगुली। तो अच्छा, ये किरदार है, ओके। तो हमने शुरू की, रीडिंग शुरू की, और हम, आतिश ने जिस तरह से पहला एपिसोड और उसके बाद में एपिसोड्स पढ़ने शुरू किए, हम पागल हो गए। हमने कहा ये क्या है, मतलब खुशी से पागल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, हंस के लोटपोट हो रहे हैं हम। उसमें जो बहुत सटल पंचेस थे और जिस तरह से कैरेक्टर डिजाइनिंग थी, हमें डर ये था कि ये जो बंदा पढ़ रहा है, क्या हम इसके 1% भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अच्छा, आतिश के इर्द गिर्द ही ये सारे किरदार थे, उसकी फैमिली में ही ये सारे लोग हैं, पागल लोग थे। तो आतिश के लिए तो ये सेकंड नेचर था। तो अच्छा, उसमें से सबसे सेफ मेरा कैरेक्टर था। अच्छा, कि हाँ, ये थोड़ा सेन है। हाँ, बाकी सारे तो बाकी सारे, हाँ, मेरा रिएक्शनरी कैरेक्टर था, बाकी एक्शन वाले कैरेक्टर थे। और हमने उसकी शूटिंग शुरू की, और पब्लिक को मेरे ख्याल से तब अंदाजा नहीं था कि ये क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो 70 एपिसोड में हमने भैया हमारी दुकान बंद कर दी। और तब ये वीकली आता था, शुक्रवार को 9 बजे एक एपिसोड आता था। लेकिन शूटिंग पे हम लोग बहुत धमाल करते थे। 8 दिन की शूटिंग होती थी महीने में, 8 दिन हमारी पिकनिक होती थी। बिल्कुल। और क्या लोग, रत्ना जी, सतीश जी, और तब वो जो फैमिली बनी, वो आज 22 साल हो गए, वो परिवार है। तो आज जब सतीश जी आज हमारे बीच नहीं है, तो हमारे जो ग्रुप पर है वो खलता है हमें कि हमारे डैड नहीं है, हमारे इंद्रवदन सारा भाई नहीं है। खैर, तो फिर हमारा वो शो बंद हो गया। हम सब बोले कि चलो यार, मज़ा आया, चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। और उसके बाद में सॉफ्टवेयर नहीं था उस चैनल के पास, तो उन्होंने इसका रिपीट टेलीकास्ट शुरू कर दिया। चल रहा है कि चक्कर में वो ऐसा चला, और वो एक छोटी, मतलब क्या कहें, एक छोटा सा पौधा था, आज वो एक विशाल पेड़ बन गया, एक वृक्ष बन गया है। टेक 2 करना पड़ा उसमें, और वो सारी चीजें। बाप रे बाप, मतलब आज भी सारा भाई के फैंस जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम उस युग में हैं कि हम ढूंढ के देख सकते हैं। इंतजार नहीं करना है, तो किसी भी पल देख सकते हैं। तो मैं वही अपना, मतलब एक ही प्रोजेक्ट किया है, और हमारा जो परिवार है वो वाकई में परिवार, सारा भाई परिवार बन गया है। कुछ दिलचस्प यादें हमारे साथ, बहुत दिलचस्प यादें, मतलब हमारे खाने का, अच्छा, मेकअप रूम्स जो थे, हम शूटिंग करते थे भांडुप में।
हाँ। भांडुप में एक डिफंक्ट मिल थी, तो वहाँ पर जेडी ने एक सेट किया था और वहीं पे पीछे मेकअप रूम्स किए थे। तो मैं और राजेश एक मेकअप रूम शेयर करते थे। सतीश जी सीनियर, तो सतीश जी को एक मेकअप रूम दी गई थी, जबकि सतीश जी हमारे मेकअप रूम में रहते थे हमेशा। अच्छा, वो अपने रूम। हाँ। और तीसरी मेकअप रूम होती थी जहां पर रत्ना जी और रूपाली, ये रियल लाइफ मोनिशा और माया साराभाई है। हाँ, रियल लाइफ। तो मतलब वो मतलब आप उनके मेकअप रूम में जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये रत्ना जी का इलाका है, कोना है। हाँ, साफ सुथरा, अच्छा, ओके, नीटली अरेंज। और आपने सामने देखा तो पूरा धड़ धड़ सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे रूपाली बस्ती है कहीं। मतलब सीरियल में ही नहीं, आप नहीं, ये रियल लाइफ में। भी। हाँ। तो आतिश आके बोलता था, अरे वो चद्दर उठाओ, कहीं और कोई निकलेगा देखो इसमें से। और रत्ना बहन हमेशा कहती थी, रूपाली मैं परेशान हो गई तुम्हें बता बोल बोल कर, ये कैसा रूम है, तुम क्या कर दिया तुमने, कबाड़ खाना कर दिया। तो ये और वो कहती मम्मी जी ठीक है ना, उसमें क्या है। तो ये एक्चुअल चलती ही रही, रियल लाइफ में भी चल रहा है, रियल लाइफ में चलता रहा। तो वही रूपाली वैसी है। सबसे ज्यादा निशाना जो है रूपाली बनती थी। रूपाली हम सब चारों तरफ से। हाँ, हम उसकी रैगिंग करते थे। रैगिंग, लिटरल रैगिंग। तब उसका एक संजीवनी शो आया था। हाँ, बिल्कुल, जिसमें वो बहुत सीरियस किरदार निभाती थी। और आतिश ने उसने रूपाली से पूछा कि, है ना, रूपाली ने उससे पूछा, आतिश हाउ डिड यू सिलेक्ट मी फॉर मोनिशा। तो कहा बिकॉज आई सॉ संजीवनी, लेकिन संजीवनी में तो मैं सीरियस रोल करती थी। ये तुम्हें लगता है रूपाली? अरे बाप रे। तुमने उसमें जो कॉमेडी की है ना, हाँ, उससे बढ़िया कॉमेडी कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए तो तुम्हें हमने साराभाई में लिया है। ओहो, यू सो मीन कर दे। तो आज भी हम यही बोलते हैं कि देखो उसका वो कंटिन्यू वो चल रही है। आज भी अनुपमा में वो कॉमेडी कर रही है, सब इतनी निशानेबाजी, बहुत और वो इतनी प्यारी है ना, वो हमें ऐसे ऐसे कैच देती है वो। हाँ, कि लो मारो, अभी इस पे शॉट मारो, आप इस पे 6 लगाओ। क्या बात है। और सतीश जी के साथ की यादें? सतीश जी के साथ तो मतलब जिंदा दिल इंसान जी। हमारे जो गाने के सेशंस थे वो क्या मेकअप रूम में हम गाते थे। सतीश जी बहुत प्यारा गाते थे। हाँ। सतीश जी का एक फेवरेट गाना है, तो आज हमारे सतीश काका जहाँ कहीं भी होंगे ये गीत उनको समर्पित है। एक मिनट में थोड़े लिरिक्स बोलूं। मेरे महबूब कयामत हो गई, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी, मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी को प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि मैं तुझसे भी नायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है,
तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी मेरे महबूब। क्या प्यारी बात है। ये सतीश जी का बड़ा प्यारा गाना, और वो सतीश जी हमेशा हमेशा गाते थे गाना। सतीश जी और किशोरदा तो क्या गाते थे। मतलब आज उनके अगर आप YouTube पे वीडियोस देखो, किसी महफिल में वो गा रहे हैं, वो ये भी बहुत बड़ा प्यारा गाते थे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात है, क्या प्यारी बात है। वाह, बहुत शानदार गाना। और तो, हमने जो सतीश जी को याद किया, सारा भाई में चंदा रानी करो। अरे बहुत ऐसे तो बहुत सारे किरदार निभाए हैं। और एक नायशा मौसी भी मैंने प्ले की थी सारा भाई में। आतिश मुझे ऐसे कहता है कि आज तू फीमेल कैरेक्टर प्ले कर, तो फिर वो भी मैं करता हूँ। तो कमिंग बैक टू सतीश काका, ये जो हुआ 25 अक्टूबर को, ये घर पे था मैं और सडनली मुझे फ़ोन आया। और वो जब अननोन नंबर होता है तब मैं उठाता नहीं हूँ, लेकिन वो किसी न्यूज़ का था, चैनल का, तो मैंने उठाया। हाँ जी बोलिए सर, कैसा लगा, मतलब आपके क्या विचार है। मैंने कहा किस चीज़ के। नहीं, सतीश काका नहीं रहे तो मैंने कहा हाँ 1 मिनट मैं करता हूँ फ़ोन आपको। और मैंने फ़ोन रख दिया और मैं 5 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहा। तो मैंने तुरंत जेडी को फ़ोन किया। जेडी, हाँ सही सुना तुमने, यही आया पहले, हेलो बोलने से पहले। हाँ, सतीश काका नहीं रहे। और मतलब ऐसा सन्नाटा छा गया। मैं सोफे पे, मतलब मानो जम गया मैं घर के सोफे पे। मैं सुध-बुध खो गया। मैंने मेरे फैमिली के ग्रुप पर, बेटा बेटी और चिन्मयी, कि सतीश काका, इतना ही मैंने टाइप किया। एंड सडनली फ़ोन आया। तो मैं टूट पड़ा वहाँ पे, बेटे से बात कर रहा था, क्योंकि एक ही शो किया हमने। लेकिन ये एक शो मुझे ताउम्र जो है वो अब रहेगा मेरे साथ। मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस परिवार ने मुझे इतना दिया है, आतिश हो, जेडी हो, सतीश काका हो, तो प्रसिद्धि हो या नाम हो और एक परिवार हो, ये सब कुछ मिला मुझे। तो और उस परिवार का जो कर्ता पुरुष है वो आपको छोड़ के चला जाता है। तो वो काका तो हम कहने को, लेकिन वो डैड ही थे। बिल्कुल, हम डैड ही बोलते थे, रत्ना जी को मॉम ही बोलते हैं। तो आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी 3 महीने हो जाएंगे। और तो एक वीडियो डाला मैंने, मेरे दिल की बात मैंने बयां की। और ये एक बहुत बड़ा झटका है। वो एक पर्सनल लॉस लगता है, बिल्कुल। तो मधुका की भी इतना प्यार करती हैं। अरे आला माझा बाबू आला, मुझे बाबू कहती है। क्या बात है। सतीश जी की जी बीवी मधुका की। तो जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन हम गानों के ज़रिए सतीश काका को याद रखेंगे। और
जब जब मैडनेस होगा तब तब सतीश काका ऊपर से कहीं हंस रहे होंगे, बिल्कुल और सही है। उस शरारत में वो भी शामिल होंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। बाकायदा, बिल्कुल बिल्कुल। अब बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ा के जी, वागले हाँ, की थोड़ी दुनिया, संजीदगी होगी, जी, संजीदगी हो गया माहौल। वागले की दुनिया की तरफ आते हैं। अरे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो सीनियर्स हैं ना मेरी, उनके साथ बहुत अच्छी, मतलब मेरा रैपो बहुत अच्छा होता है उनके साथ। फिर हमारे सतीश काका हो या फिर हमारे अंजन जी हो, जी, अंजन जी, भारती मौसी को तो खैर मैं नाटक के दिनों से जानता हूँ, क्योंकि जो मैंने वो रंग उमलते मना से जो नाटक किया था मोहन काका का, उसमें वंदना मौसी थी, वंदना गुप्ते, भारती मौसी की छोटी बहन। तो भारती मौसी से तब पहचान हुई थी, और 31 मतलब साल लगे भारती मौसी के साथ काम करने को। और लेकिन देखिए ना कैसे जो शो हम कॉलेज के ज़माने में देखा करते थे, वागड़े की दुनिया, उसी का मैं हिस्सा बनूंगा और मैं उस दुनिया को आगे ले चलूँगा, ये तब जाना नहीं था, तो अंजन जी मिले, और मतलब ये इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि कोविड का दौर चल रहा था 2020 में। हम सब ने घर में रहकर बहुत झाड़ू पोछा और बर्तन मांजे थे, तो अब उससे थोड़ी जो राहत चाहिए थी, तो फ़ोन आया मुझे नवंबर के महीने में 2020 कि सुमित, और जेडी का फ़ोन आया कि सुमित शो करना चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई करना चाहिए, बैंक बैलेंस जो नीचे जा रहा है, एफडीआई तोड़नी पड़ रही है अभी। तो अच्छा सुन, ऐसे ऐसे 3 सब्जेक्ट जेडी आतिश ने मुझे सुनाए। मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं इसमें से। कि अच्छा रुक, 2 दिन बाद वापस फ़ोन आया कि सुमित और एक सब्जेक्ट सुनाता हूँ। मैंने कहा क्या है? वागड़े की दुनिया। मैंने कहा यही करते हैं। वाह वाह वाह। और फिर वागड़े की दुनिया शुरू हुई, और फिर 2021 7 जनवरी को हमने वागड़े की दुनिया, इसी महीने में 5 साल पहले हमने वागड़े की दुनिया का मुहूर्त किया, और वो दुनिया कामयाब हुई, 4.5 साल चली, और 1365 एपिसोड हमने शूट किए। बाप रे बाप। और अंजन जी और भारती मौसी जो ओरिजिनल वागड़े हैं, बिल्कुल, उनका साथ रहा। तो और सब टीवी जैसा एक चैनल, और हेड्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा प्रोडक्शन हाउस, तो मुझे लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन है एक्टर के लिए। और मेरे लिए ये 2 चीज़ें जो है ना, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन और सब टीवी, ये मेरे घर की तरह है। बिल्कुल। तो पिछले 15-16 साल से मैं इन्हीं के साथ, हेड्स ऑफ के साथ तो ये मेरा 6ठा शो है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो नेटफ्लिक्स का शो भी कर रहा हूँ वो उन्हीं के साथ ही कर रहा हूँ मैं। तो क्या बात है। अब बात करते हैं आपकी कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों की। जी 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 जी। हिंदी, देखिए हर एक एक्टर को हिंदी में जो अपना लोहा मनवाना होता है। बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि मेरी शुरुआत ही एक लाजवाब फिल्म से हुई, इश्क खुदा है, जबकि मेरा डेब्यू होना अभी भी बाकी है। 35 साल हो गए, मेरा डेब्यू डिब्बे में है। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। बस भले ही लकड़े की तलवार हो, लेकिन हम लड़ाई पे निकल पड़ते हैं। तो कुछ रोल्स आते थे, एक हॉलीडे नाम की फिल्म की अक्षय कुमार के साथ, जो काफ़ी सराहा गया वो रोल। माय नेम इज़ खान में एक छोटा किरदार निभाया था। फिराक एक फिल्म आई थी नंदिता की, तो उसमें एक छोटा, तो ऐसे छोटे छोटे किरदार किए। लेकिन मराठी में भी मेरा जो है वो डेब्यू वो काफ़ी लेट हुआ। मैं जब 44 इयर्स का था तब मेरा डेब्यू हुआ 2014 में। एक दोस्त है अतुल काले, जो मेरे साथ चिल्ड्रंस थिएटर किया करता था, तो वो एक स्क्रिप्ट लेकर आया और संदूक नाम की एक फिल्म हमने की मराठी में। तो मराठी में मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छी फिल्में की हैं, संदूक हो या फिर बकेट लिस्ट हो माधुरी के साथ। बिल्कुल, माधुरी की पहली फिल्म थी मराठी में, और नाना पाटेकर के साथ आपला मानुस की मैंने, और फिर आणी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, ये एक फिल्म की जिसमें मैंने डॉक्टर श्रीराम लागू का किरदार निभाया था। जी जी। और फिर एकदा काय झालं एक फिल्म की। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। अभी संगीत मानापमान मैंने की, तो भले फिल्म काशीनाथ घाणेकर तो सुपर डुपर हिट फिल्म रही है,
लेकिन मुझे लगता है कि जो किरदार मैंने किए मराठी में वो मुझे बड़ा, वो उन्होंने दिली सुकून दिया मुझे। बिल्कुल। मुझे मेरे अंदर के क्रिएटिव एक्टर को, क्रिएटिव इंसान को ना उन्होंने सेटिस्फाई किया। बहुत ही सही बात है। और ये एक पूरी अलग धारा चलती रही, जो एक थिएटर की धारा, एक सिनेमा की धारा, और एक ये जो टेलीविजन शोज की धारा है, या ओटीटी शोज की धारा है, ये एक अलग अलग फेडर्स चल रहे हैं आपके, जिनके जरिए आपका काम आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। मुझे लगता है इस बातचीत को भी आगे बढ़ाने के लिए एक गाने की जरूरत है। जी, कौन सा गाना? पास आइए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जब मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जब मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है, एकदम लेजेंड गाना है। और लता दीदी, इस गाने को तो ऐसा है कि दुनिया के कोने कोने के लोग इतना ज़्यादा सुन चुके हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा गया गाना, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स में इसका शुमार होता है। नहीं, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात है नहीं। बिल्कुल। देखिए, बातों की ये पूरी यात्रा यहाँ तक आ पहुँची जहाँ हमने आपकी तमाम काम की बात की और आपकी म्यूज़िक की भी बात हमने लगातार की। क्या कभी डायरेक्शन के बारे में सोचा? जी बिल्कुल सोचा। एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला था मैं 2019 में। सारी तैयारी हो चुकी थी, मराठी फिल्म थी। काम नहीं करने वाला था मैं सिर्फ डायरेक्ट करने वाला था। जिसकी स्टोरी थी उसी को हीरो लिया था और अशोक मामा, हमारे अशोक सराफ एक रोल प्ले करने वाले थे। तो बेसिकली ये दादाजी और पोते की कहानी थी। लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि वो फिल्म नहीं बन पाई, क्योंकि जो हीरो था वो कुछ और करने चला गया। तो मैंने कहा कि यार तो अपनी स्क्रिप्ट मुझे दे दे, मैं किसी और को ले लेता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ही करनी है ये। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमारी जो फिल्म है वहीं पे बंद हो गई। उसके बाद में तो 2021 से, तो फिर 2020 में तो लॉकडाउन शुरू हो गया, 2021 से आगड़े शुरू हो गया। तो फिर वो डायरेक्शन का जो था चस्का, वो थोड़ा मुझे थोड़े कड़वे घूंट पीने पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वापस मैं स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ और करूँगा तो फिल्म ही।
बिल्कुल। मुझे करनी है, फिल्म डायरेक्ट करनी है। मुझे ओटीटी करने में ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। फिल्म का मज़ा कुछ और है। लेकिन नाटकों का सिलसिला भी चलता रहेगा। जी बिल्कुल, नाटक तो अभी हमेशा, नाटक तो मैं करूँगा, भले ही मैं काम ना करूँ लेकिन प्रोड्यूस ज़रूर करूँगा। और मेरी तरफ से ये एक क्या कहें, मेरी तरफ से ये फूल एक भेंट होगी हमेशा रंगभूमि को। बिल्कुल। चलते चलते हमारे सुनने वालों से, जो कि आपके नाटकों के भी दर्शक हैं और आपके सीरियल्स और फिल्मों के भी दर्शक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को सीरियसली मत लीजिए। सच कह रहा हूँ। अगर आप एक ओवरव्यू देखेंगे तो आप इस पृथ्वी पर दिखाई भी नहीं दोगे। तो अपने ईगोज़ को छोटा रखिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए। अमूमन देखा ही जाता है ये उल्टा होता है, ईगोज़ बड़े होते हैं, सोच छोटी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सोच बड़ी रखिए, ज़िंदगी में डिग्निटी रखिए, ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड रखिए, ज़िंदगी में थैंक यू बोलना सीखिए, ज़िंदगी में सॉरी बोलना सीखिए और ज़िंदगी में स्टैंड लेना सीखिए। जो आप कर रहे हो, आप आपके समाज के प्रति, समाज भान जिसे कहते हैं, वो भान, वो समझ, वो होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए मत ज़िंदगी बिताइए, आप हमेशा उस बबल में मत रहिए, उस दायरे को तोड़कर उस दायरे से बाहर कदम रखिए। और समाज में जो चल रहा है वो आँख खोलकर, कान खोलकर देखिए, सुनिए और अपना स्टैंड ज़रूर लीजिए। ये समाज हम सब के लिए बना है, हम सब की वजह से बना है। बिल्कुल। तो नहीं मुझे क्या करना है, नहीं चलता है रे, चलने देना, अपने को क्या है, ये वाला एटीट्यूड प्लीज़ मत रखिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए। 3 लोगों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता और अपने खुद का। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी जाकर वो चीज़ परकोलेट होगी नीचे, तभी जाकर आप अपने आप्तजनों को, अपने परिवार को खुश रखेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी बात है। और कुछ नया सीखिए, इंस्टा और फेसबुक से अपना सर ऊपर लीजिए और कुछ नया सीखिए। या तो हारमोनियम सीखिए, या गाना सीखिए, या कोई नई भाषा सीखिए, या कुकिंग सीखिए। बहुत कुछ करने को है। ज़िंदगी ऐसी ही मत गवाइए। क्या प्यारी बात कही है। बहुत ही शानदार बात कही है और ये मुझे लगता है कि बहुत सही पॉइंट है जहां हम इस बात को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी, बहुत बहुत शुक्रिया।